हेलो स्टूडेंट्स, टॉप एजुकेटर्स ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम 12th क्लास के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का रैपिड रिवीजन करते आ रहे हैं और अभी तक करते करते हमने डिबेंचर्स वाले चैप्टर्स तक कोर्स कर चुके हैं। अब हम नए चैप्टर्स की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी आज हमारी 29 नंबर की क्लास है। ठीक है। अच्छा, एक बात और, आप लोगों ने 11th क्लास में जो फाइनल अकाउंट पढ़े हैं वो फाइनल अकाउंट प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के होते हैं, लेकिन हम कंपनी में फाइनल अकाउंट कैसे बनते हैं ये अभी 12th क्लास में पढ़ते हैं। अब कंपनियां अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाती हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो या पार्टनरशिप बिजनेस हो, दोनों में फिक्स फॉर्मेट नहीं बताया गया है। फिक्स फॉर्मेट नहीं बताया गया है तो कुछ लोग टी फॉर्मेट बनाकर भी बैलेंस शीट बना देते हैं, कुछ लोग टी फॉर्मेट बनाकर भी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग बना देते हैं। जैसे हम 11th क्लास की बात करें तो हम ट्रेडिंग बनाते हैं तो उसका फॉर्मेट इस प्रकार होता है, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट, फिर इसी के नीचे प्रॉफिट एंड लॉस बन जाता है। फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में भी फॉर्मेट होता है, तो वो फॉर्मेट हम इस प्रकार बना देते हैं टी फॉर्मेट। टी मतलब ये ऊपर की लाइन और ये बीच की लाइन टी हो जाता है। तो लाइबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट करके हम इसकी बैलेंस शीट तैयार कर लेते हैं। लेकिन कंपनियों में ऐसा नहीं होता। कंपनियां अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक स्पेसिफिक दिए हुए फॉर्मेट में बनाती है। ठीक है। अब वो स्पेसिफिक फॉर्मेट कहाँ स्पेसिफाइड है, तो वो स्पेसिफिक फॉर्मेट जो है वो शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में स्पेसिफाइड है। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में स्पेसिफाई किया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी कैसे बनेंगे। वो इसलिए बनाया गया है फिक्स फॉर्मेट ताकि सभी कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी फॉर्मेट में प्रेजेंट हो, जिससे यूजर को आसानी हो जाए उसको समझने में। एक जैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखेगा तो दो कंपनियों के बीच में कंपैरिजन करने में आसानी होगी। पहले जब ये फॉर्मेट नहीं था तो लोग कंपनियों की बैलेंस शीट अपनी मर्जी से बनाते थे, तो यूजर्स के लिए बड़ी दिक्कत वाला काम हो जाता था, समझ नहीं आती थी। तो इसलिए क्या किया गया, फिक्स फॉर्मेट के लिए कहा गया। तो कंपनी एक्ट के शेड्यूल 3 में स्पेसिफाई किया हुआ है फॉर्मेट। तो आप देखना चाहेंगे फॉर्मेट, तो आइए मैं बताता हूं। देखिए, देखें बच्चे, पार्ट 1 बैलेंस शीट। पार्ट 1 बैलेंस शीट, इसमें पहले नेम ऑफ द कंपनी आएगा, फिर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 या 25, जो भी जिस ईयर बना रहे हो आप वो। फिर फिगर्स एज एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब 2024 की बना रहे हो तो 2024 31 मार्च के फिगर यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर प्रीवियस ईयर रिपोर्टिंग पीरियड जो है, पिछला साल जो था 2023 वाला, वो उसके फिगर यहाँ पर आएंगे। ठीक है। 31 मार्च 23 के दिन क्या डिटेल थी वो यहाँ आएगी,
और 31 मार्च 24 के दिन क्या डिटेल थी वो यहाँ आएगी, मतलब करंट ईयर प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये रिपोर्टिंग पीरियड जिसकी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो वाला, और इसके पिछले रिपोर्टिंग पिछला साल जो था उसकी रिपोर्टिंग यह वाले कॉलम में होगी। यहाँ पर आएगा नोट नंबर। नोट नंबर क्या होता है, शेड्यूल नंबर भी बोलते हैं इसको, शेड्यूल नंबर। इसमें क्या होता है कि वर्किंग नोट टाइप होता है ये, वर्किंग नोट। जैसे कैपिटल के से निकली उसका एक अलग वर्किंग नोट बनेगा और वहाँ से फिगर उठकर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, करंट लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट हुई है वहाँ पर उसका वर्किंग नोट बनाया, वर्किंग नोट का नंबर यहाँ पर लिखा और वो वर्किंग नोट का नंबर लिख करके यहाँ पर फिगर लिख दिया। तो नोट नंबर क्या है, एक प्रकार का शेड्यूल है जो लिंकेज बताता है कि ये फिगर उठकर कहाँ से आई है। आई बात समझ में? फिर आओ इसमें शुरुआत कैसे होती है। तो देखो, पर्टिकुलर पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड आता है। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। याद है मैंने पिछले लेक्चर्स में शेयर वारंट की बातें कही थी। शेयर वारंट कुछ नहीं है, कंपनी पैसा ले लेती है और कमिटमेंट कर देती है कि फ्यूचर में आपको शेयर होल्डर बनाया जाएगा। तो वो जो दिया गया प्रपत्र है वही शेयर वारंट है। ठीक है, कमिटमेंट टू गिव शेयर्स। ओके, तो शेयर होल्डर्स फंड पहला शेड्यूल बनता है। पहले उसमें पॉइंट में शेयर होल्डर का हिस्सा, शेयर कैपिटल कितनी लगी है, रिजर्व सरप्लस पुराने सालों में कितना कमा के लेकर आए हैं, और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अगर शेयर वारंट के अगेंस्ट कोई मनी रिसीव हुई है तो वो यहाँ पर ली जाएगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मेरे बेटा एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए 28 फरवरी के दिन इशू लेकर आई कंपनी, शेयर का इशू लेकर आई। अब शेयर का इशू लाई, लेकिन इसका अलॉटमेंट होना है वो 31 मई के दिन होना है मान लीजिए। तो बेटा एप्लीकेशन तो लोग यहीं पर अप्लाई कर देंगे। अब उसके पहले मेरी 31 मार्च आ जाएगी, 31 मई के पहले मेरे पास 31 मार्च आ जाएगी। तो मेरे को यहाँ बैलेंस शीट बनानी पड़ जाएगी। तो बैलेंस शीट बनानी पड़ जाएगी, तो फिर बताओ क्या एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बट अलॉटमेंट पेंडिंग है कि नहीं है? क्योंकि अलॉटमेंट कहाँ होगा? 31 मई के दिन होगा। तो ऐसी मनी जो पैसा तो मिल गया बट अभी अलॉटमेंट पेंडिंग है, वो बैलेंस शीट में आएगी। तो बैलेंस शीट में कहाँ दिखाओगे? वो आएगा यहाँ पर सेकंड पॉइंट पे, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में। बोलो डन। तीसरा पॉइंट आता है नॉन करंट लाइबिलिटी का। नॉन करंट लाइबिलिटी को यहाँ लिखेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है? जो 1 साल से ज़्यादा सालों में पेएबल होती है, उसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहते हैं, जिसको नॉन करंट लाइबिलिटी भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कोई सी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, जैसे डिबेंचर्स, जैसे लोन टेकन फ्रॉम कंपनी टू इस्टेब्लिश प्लांट। ओके, फिर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ये आगे बड़ी क्लासेस में जब आओगे जब समझाएंगे। ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, ये सभी काय में आ जाएंगे? नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर आ जाएंगे। ये सब टर्मिनोलॉजी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की टर्मिनोलॉजी आपको बड़ी क्लास में पढ़ने को मिलेगी। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या होती है, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न क्या होते हैं, ये भी बड़ी क्लासेस में मिलेगा, और 11th में भी इसका बेसिक आता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, जैसे प्रोविज़न बनाया है फॉर प्रोविज़न फॉर फिक्स असेट्स या प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न है, हमेशा चलता रहता है। ठीक है, आगे अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या होती है? जो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मतलब रिलेटिव से, किसी रिलेटिव से लोन ले रखा है कंपनी ने। ठीक है,
कंपनी के भी रिलेटिव हो सकते हैं ना, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, उनसे लोन ले रखा है, तो अदर लोन ले रखा है तो वो भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद करंट लाइबिलिटी आती है। करंट लाइबिलिटी उसे कहते हैं जो विद इन 1 ईयर में पेएबल होती है, विद इन 1 ईयर में जो पे ऑफ करनी ही करनी है उसे करंट लाइबिलिटी कहते हैं। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग अगर है, जैसे क्रेडिटर्स, जैसे बिल्स पेएबल, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म कैटेगरी का प्रोविजन है वो भी, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ओके, अच्छा, असेट। उसके बाद अच्छा, ऊपर का ये सब टोटल लग जाएगा तो यहाँ पर लाइबिलिटी का टोटल आ जाएगा। ओके, फिर आती है असेट। असेट में नॉन करंट असेट आती है पहले। नॉन करंट असेट में भी फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स में भी टेंजिबल अलग, इंटेंजिबल अलग। फिर से नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट में भी फिक्स असेट पहले आएगी, टेंजिबल अलग, इंटेंजिबल अलग। टेंजिबल वो जो मूर्त संपत्तियां होती है, इंटेंजिबल वो जो अमूर्त संपत्तियां होती है, जैसे कि गुडविल। मूर्त संपत्तियां फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक, ये सब। ठीक है, स्टॉक नहीं आएगा, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, ये सब क्या है, टेंजिबल असेट। इंटेंजिबल क्या है, गुडविल है, फिर कोई फॉर्मूला है, कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो इंटेंजिबल असेट में आएगा। कैपिटल WIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, कोई फिक्स असेट्स अभी बन रही है, बनकर तैयार नहीं हुई है, बन रही है, अंडर प्रोसेस है, तो उसको कैपिटल WIP कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। फिर इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, कोई हम सॉफ्टवेयर का निर्माण कर रहे हैं, अभी वो सॉफ्टवेयर बनने में समय लगेगा, वो लेकिन निर्माण प्रक्रिया प्रोसेस में है, तो ऐसा अगर कुछ काम है तो अंडर प्रोसेस अगर कोई इंटेंजिबल असेट है तो वो भी मेरे पास कहाँ पर आएगी, वो भी नॉन करंट असेट के हेड में आएगी। बोलो क्लियर। अच्छा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं वो भी यहीं पर आएंगे। उसके बाद डेफर्ड टैक्स असेट, डेफर्ड टैक्स असेट्स फ्यूचर में आप जब बड़ी क्लासेस पढ़ेंगे जब पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या होते हैं, कई बार लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हम किसी को जमा करते हैं, ठीक है, हमने पैसा दिया है, अब उससे लेना बकाया है, तो लॉन्ग टर्म लोन, 5 साल के लिए लोन दे दिया है किसी को एडवांस दे दिया है 4 साल के लिए, तो ये सब लॉन्ग टर्म है, तो वो भी यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अदर नॉन करंट असेट, अदर नॉन करंट असेट्स मेरी इधर लिखी जाएगी। बोलो डन। अच्छा, फिर आता है करंट असेट, दूसरा पॉइंट है करंट असेट। असेट में पहला पॉइंट क्या था, नॉन करंट, दूसरा क्या है, करंट, ठीक है। तो करंट असेट वो होती है जो विद इन 1 ईयर में रियलाइजेबल होती है। मैंने करंट लाइबिलिटी का क्या बोला, जो विद इन 1 ईयर में पेएबल होगी, और करंट असेट का क्या है, जो विद इन 1 ईयर रियलाइजेबल हो, उसे करंट असेट कहते हैं, ठीक है। तो करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट असेट, ये सब मेरी काय में आएगी, असेट साइड में आएगी, ठीक है। उसके बाद टोटल लग जाएगा साहब असेट का, ये लाइबिलिटी और ये असेट दोनों का टोटल बराबर बैठ जाएगा। तो यही क्या है, शेड्यूल 3 के अनुसार बताई गई बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बात समझ में आई, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चे, बैलेंस शीट हो गई। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चे, ठीक है। आगे अब आता है प्रॉफिट एंड लॉस। कोई कंपनी अगर अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाना चाहती है तो उसका भी फिक्स फॉर्मेट कंपनी एक्ट में बताया है। शेड्यूल 3 के ही पार्ट 2 में, शेड्यूल 3 के ही पार्ट 2 में P&L स्टेटमेंट बताया हुआ है, नेम ऑफ द कंपनी। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, आप अकाउंटेंट बनने वाले हैं ना, आप कभी किसी कंपनी में जॉब करेंगे तो आपको बैलेंस शीट का ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि बैलेंस शीट का ज्ञान आपको पता रहेगा तो ही आप उसकी बैलेंस शीट समझ पाएंगे। क्योंकि
अगर आपको शेड्यूल 3 के अनुसार बताई गई बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही नहीं मालूम है तो फिर आप कंपनियों की बैलेंस शीट तैयार कैसे कर पाएंगे, और तैयार नहीं कर पाएंगे तो फिर ऑडिटर को जवाब कैसे दे पाएंगे, क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट्स इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, तो यू विल बिकम द मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी। ओके, चल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पर डेट लिख दी जाएगी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है, यहाँ नोट नंबर आ जाएगा, नोट नंबर वही है वर्किंग नोट शेड्यूल नंबर। ठीक है, कहाँ से ये फिगर उठ के आया वो चीज़। ठीक है, यहाँ पर करंट ईयर मतलब बोले तो 2024 की 31 मार्च और यहाँ पर 2023 की 31 मार्च, 2 सालों के फिगर रिप्रेजेंट करने होते हैं ताकि कंपैरिजन करना आसान हो जाए कि पिछले साल में कितना रेवेन्यू था, इस साल में कितना रेवेन्यू है, ऐसे कंपैरिजन करते हैं लोग। ठीक है, चलो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से पहला पॉइंट है, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से क्या क्या आया। पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब आपने सेल करने से कितना पैसा कमाया। ठीक है, तो सेल यहाँ पर आ जाएगी, नेट सेल। ओके, उसके बाद कोई अदर इनकम है तो वो यहाँ आ जाएगी, बोलो डन। टोटल रेवेन्यू बन जाएगा दोनों का टोटल लगा के। उसके बाद खर्चा एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंजम्पशन पर जो कॉस्ट लगी वो ले लो। ठीक है, फिर परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड परचेस किया है तो वो ले लो। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ द फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, अगर इन्वेंट्री में चेंज हुआ है, इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, फिनिश गुड्स में या वर्क इन प्रोग्रेस में या स्टॉक इन ट्रेड में, वही फिनिश गुड्स में, तो इंक्रीज डिक्रीज हुई है तो वो चेंजेस भी यहाँ पर ले लो। ठीक है, ये लेने के बाद एम्प्लॉय बेनिफिट का खर्चा, एम्प्लॉय का खर्चा वो भी ले लो क्योंकि ये मेरे को चुकाना पड़ रहा है। फिर फाइनेंस कॉस्ट ले लो, उसके बाद जो डेप्रिसिएशन लगा है असेट्स के ऊपर वो ले लो, और अदर एक्सपेंसेस अगर कोई हो तो वो ले लो। ये सब यहाँ पर लिख देने के बाद टोटल लगा दो तो ये मेरे खर्चों का टोटल हो गया, और इन टोटल को, ये जो टोटल था मेरा रेवेन्यू का टोटल था, टोटल रेवेन्यू में से ये खर्चा माइनस कर दो तो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बच जाएगा। ये जो प्रॉफिट है ये मेरा नॉर्मल एक्टिविटी जो है मेरे बिजनेस की, नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उससे आया हुआ प्रॉफिट है। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो वो घटा दो या बढ़ा दो, घटा दो या बढ़ा दो। जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, जैसे बिजनेस में कोई घटना घट गई, आग लग जाने से नुकसान हो गया भारी भरकम, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, उसका लॉस माइनस कर लो। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट लॉस बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, प्रॉफिट और लॉस, हाँ बिफोर एक मिनट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हाँ सही है बेटा, एक्सेप्शनल आइटम आना चाहिए बच्चे यहाँ पर जो है ना, ये एक्सेप्शनल आइटम आएगा। ठीक है, एक मिनट, एक्सेप्शनल आइटम। ठीक है, अब एक्सेप्शनल आइटम अगर कोई है तो वो घट जाएगा, जुड़ जाएगा, इसमें ये सब टोटल कर देना है। अगर लॉस है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का तो माइनस हो जाएगा, है ना, तो वो माइनस होकर ये जो फिगर बचा ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का एडजस्टमेंट होने के बाद का प्रॉफिट है। अब ये सब कर लेने के बाद मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स बच जाएगा। उसके बाद क्या घटाएंगे, टैक्स जो देना है गवर्नमेंट को वो माइनस कर देंगे, तो टैक्स घट जाने के बाद मेरे पास जो बचेगा वो प्रॉफिट और लॉस कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से बचेगा, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आगे का पोर्शन जो है
ये सब बड़ी क्लासेस में आपको काम में आएगा। अभी आप 12th क्लास में हैं तो आपको इतनी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पढ़ना है, ठीक है। बड़ी क्लास में जब आएंगे, जब ईपीएस तक का सफ़र हम करवाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये फॉर्मेट आपको याद रहना चाहिए, ये फॉर्मेट के अनुसार ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होते हैं। अब इसमें आने वाली एक एक आइटम्स को हम पढ़ते हैं, आइए। चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज बैलेंस शीट शो। बैलेंस शीट क्या शो करती है? तो देखो ध्यान दो, बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे पर क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है। जैसे हम बैलेंस शीट के साथ लिखते हैं एज ऑन 31 मार्च 2025 या फिर 2024, तो वो एज ऑन की स्थिति जो है ना, उसी को क्या कहेंगे कि उस दिन फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी कंपनी की। बोलो क्लियर? ओके, द असेसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। द असेसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज डन ऑन द बेसिस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी शोन इन द बैलेंस शीट। अब फाइनेंशियल पोजीशन की असेसमेंट कैसे की जाएगी? तो 31 मार्च के दिन उसकी असेट एंड लायबिलिटी कितनी कितनी है, इस हिसाब पर ही क्या होगा, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन असेस की जाएगी। बात समझ में आई? इसका स्क्रीनशॉट ले, बैलेंस शीट के बारे में बात होगी। बढ़े आगे, आओ एक और क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियरली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग बताइए, ठीक है। तो आइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर्स टू दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू शो द प्रॉफिट एंड लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन विच इज ट्रू एंड फेयर एंड प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मेरे बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी बिजनेस का, बोले तो फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाने वाली चीज है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता लगेगी कि कंपनी किस प्रकार से परफॉर्म कर रही है, और बैलेंस शीट से हमें उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है कि उसके पास कितना दमखम है। बोले तो असेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, चुकाना बाहर लोगों को कितना है, असेट्स उतनी मौजूद भी है कि नहीं जितनी लायबिलिटी चुकानी है। ये सब बातें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस से निकल कर आती है। तो इसी को जॉइंटली बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी SOCE, ये भी मिलता है, ये भी बनाना पड़ता है, बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे आप। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगता है, ठीक है। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार बने हुए होने चाहिए। हमारे देश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं, उसी के अनुसार कंपनियां अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती भी है और प्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो आप भी बड़ी क्लासेस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे और उसी के अनुसार आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द समरी ऑफ वेरियस अकाउंट्स, ठीक है, विच इज प्रिपेयर्ड एट द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। समरी ऑफ वेरियस अकाउंट्स, बहुत सारे अकाउंट्स हैं, उनकी समरी। जैसे सेल अकाउंट है तो सेल टोटल कितना, उसकी समरी। जैसे परचेस अकाउंट है तो परचेस टोटल कितना हुआ साल भर में, उसकी समरी ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बातें आती हैं। लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो, बोलो डन, लिख सकते हैं। चलो आगे हैं,
विच स्टेटमेंट्स आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो आओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आ गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, फिर नोट्स एंड अदर स्टेटमेंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं इसको, नोट्स एंड अदर स्टेटमेंट। कितनी चीजें बोल दी, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर चेंजेस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स टू अकाउंट, 5 चीजें इसमें शामिल होती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें शामिल है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर एसओसी और नोट्स टू अकाउंट। कितने हो गए, 5 चीजें। ठीक है, तो कंपनी की बैलेंस शीट बनाते समय ये 5 चीजें रहेगी, याद रखना। आगे फिर मेरे बेटा, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट नहीं दिला है, ले स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़े, देखो, राइट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नेचर पर 2 पॉइंट लिखें, 2024 के एग्जाम में पूछा। ठीक है, द फॉलोइंग आर द नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो पहला, रिकॉर्डेड फैक्ट्स, तो रिकॉर्डेड फैक्ट्स क्या, उसमें फैक्ट्स जो तथ्य है वही रिकॉर्ड होते हैं जो एक्चुअल में हुए। इन ऑर्डर टू क्रिएट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट इज नेसेसरी टू रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन मॉनिटरी फॉर्म, जो भी मॉनिटरी फॉर्म में घटनाएं हुई हैं, जो भी मॉनिटरी फॉर्म में ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उन सभी का समरी, उन सभी को हमें इंक्लूड करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, तो पहला क्या लिख दिया, रिकॉर्डेड फैक्ट्स। ठीक है, दूसरा है पर्सनल जजमेंट, बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय हमें पर्सनल जजमेंट लेना पड़ता है। पर्सनल जजमेंट क्या, जैसे स्टॉक वैल्यूएशन की कई सारी मेथड होती हैं, तो उसमें से कौन सी मेथड यूज करनी है, ये मेरा पर्सनल जजमेंट है। डेप्रिसिएशन लगाने की कई सारी मेथड होती हैं, उनमें से कौन सी मेथड उपयोग करनी है, ये मेरा पर्सनल जजमेंट है। ओके, तो देखो, while preparing financial statement various methods for treatment of various items of account such as depreciation, stock valuation are available. The accountant have to make their own opinion and judgment for dealing with such accounting heads by making choice from available method. इन मेथड में हमारे को जो पसंद आएगा वो मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो जजमेंट लेने के लिए कई सारी मेथड्स हैं। ठीक है, तो यही बात है। तो 2 पॉइंट क्या थे, रिकॉर्डेड फैक्ट्स और पर्सनल जजमेंट। ऑल मॉनिटरी आइटम्स, ऑल मॉनिटरी इवेंट्स, ऑल मॉनिटरी ट्रांजैक्शन काय में आएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होंगे। और दूसरा, पर्सनल जजमेंट लगानी पड़ती है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ाई करें। चलो आगे बढ़े। व्हाट इज नॉन करंट लाइबिलिटी, मैंने अभी आपको बताया था, जो 1 साल से ज़्यादा ईयर में पेएबल हो वो नॉन करंट लाइबिलिटी। तो चलो देखो, नॉन करंट लाइबिलिटी आर दोज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी विच आर नॉट पेएबल इन करंट ईयर, मतलब जो इस साल में, करंट ईयर में, चालू साल में पेएबल नहीं है, वो आने वाले कई साल बाद पेएबल है। तो वही बात, विद इन 1 ईयर में जो पेएबल नहीं हो वो लॉन्ग टर्म है। ठीक है, और जो विद इन 1 ईयर में पेएबल हो वो करंट है। ठीक है, तो चलो ये हो गया नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब। आगे बढ़ो। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन से आप क्या समझते हैं, दीर्घकालिक ऋण। चलो, a long term loan is taken for a long term period and is paid off time period
दैट एक्सीड 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन, इन ड्यूरेशन जनरली लॉन्ग टर्म फंड्स आर टेकन फॉर 5 ईयर्स और मोर। जो 5 साल और 5 साल से ज़्यादा के लिए लिए गए हैं उन्हीं को लॉन्ग टर्म लोन्स कहेंगे। अच्छा, जो 1 साल से भी ज़्यादा हो उन्हें भी लॉन्ग टर्म कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ओवर एन एक्सटेंडेड लॉन्ग टर्म फंड्स आर टेकन फॉर 5 ईयर्स और मोर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, लॉन्ग टर्म लोन किसे कहते हैं? तो लॉन्ग टर्म लोन जो 1 साल से ज़्यादा में पेएबल हो वो लॉन्ग टर्म लोन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ये एक एक टर्मिनोलॉजी ये सब बैलेंस शीट में आई थी, याद है? तो उन्हीं को हम अभी पढ़ रहे हैं, समझ गए? चलो आगे बढ़े। एक्सप्लेन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स, हाउ आर दे शोन इन बैलेंस शीट। ठीक है, सिक्योर्ड लोन क्या होते हैं और अनसिक्योर्ड लोन क्या होते हैं उन्हें बताइए, और कैसे उन्हें बैलेंस शीट में शो किया जाता है वो बताइए। तो सुनो, सिक्योर्ड लोन्स आर दोज लोन्स विच आर एक्वायर्ड बाय द कंपनी अगेंस्ट द असेट्स और एनी प्रॉपर्टी। भाई लॉन्ग टर्म लोन है, पहली बात तो सिक्योर्ड लोन क्या है, सुनो। लोन लिया तो कंपनी की जो असेट है वो असेट गिरवी रख दी, तो वो असेट गिरवी रखी है तो उस पर चार्ज है लोन देने वालों का, हमने डिवेंचर में भी पढ़ा था, तो वो क्या है, लोन कहलाएगा सिक्योर्ड लोन, ठीक है। इफ द कंपनी इज अनेबल टू पे बैक इट्स लोन देन दिस असेट्स आर यूटिलाइज्ड और सोल्ड ऑफ टू रीपे द लोन्स। सिक्योर्ड लोन में क्या होता है, सिक्योर्ड लोन में अगर कंपनी ने लोन चुका नहीं पाई तो फिर वो लोग जिन्होंने लोन दिया था लेंडर्स हैं, और वो लेंडर्स जो हैं वो हमारी असेट्स को बेच सकते हैं, बेचकर पैसा वसूली कर सकते हैं। आगे बात समझ में। डिवेंचर इज मेजर फॉर्म ऑफ दिस टाइप ऑफ लोन। डिवेंचर को लॉन्ग टर्म लोन या सिक्योर्ड लोन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अनसिक्योर्ड लोन क्या होते हैं, याद करो, नेकेड डिवेंचर पढ़े थे अपन ने, है ना, नेकेड डिवेंचर। तो अनसिक्योर्ड आर दोज लोन्स फॉर विच द कंपनी डज नॉट कीप एनी असेट एज सिक्योरिटी। असेट नहीं रखी गई है सिक्योरिटी पर, उसे अनसिक्योर्ड कहेंगे। दिस टाइप ऑफ लोन इज शोन अंडर नॉन करंट लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में नॉन करंट लाइबिलिटी हेड में इनको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन, इन दोनों को कहाँ दिखाएंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी में। बात समझ गए? ले लें इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलो बढ़े, आओ। व्हाट डू यू मीन बाय करंट असेट, गिव एग्जांपल ऑफ करंट असेट। करंट असेट का एग्जांपल दो, करंट असेट क्या होती है वो बताओ। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे बात आएगी जो विद इन 1 ईयर में रियलाइजेबल हो, वसूली योग्य हो, उसे ही करंट असेट कहेंगे, ठीक है। गिव 5 एग्जांपल ऑफ करंट असेट, ठीक है। विच आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द करंट असेट, ओके। चलो आंसर देखो, करंट असेट्स आर दोज असेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर कैश में जिन्हें कन्वर्ट किया जा सके, मतलब रियलाइजेबल हो, पैसा आ जाएगा, विद इन 1 ईयर में कन्वर्टेबल हो कैश में, उसी करंट असेट कहते हैं, ठीक है। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, stock, debtor, bills receivable, prepaid expense are included in it. Cash at bank, cash in hand, stock, debtor, bills receivable, prepaid expense are included in it. तो ये विद इन 1 ईयर में कैश में रियलाइजेबल होते हैं, ठीक है। जैसे बैंक में पड़ा हुआ पैसा निकाल सकते हो, गुल्लक में पड़ा हुआ पैसा तो अपना ही है, स्टॉक बेच के पैसा वसूलते हो, डेटर से पैसा वसूली करते हो क्योंकि माल बेचा था उनको, बिल्स रिसीवेबल भी हम क्या करते हैं, पैसा वसूली में मदद करते हैं, ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंस भी पैसा वसूल सकते हैं हम। इस पैसा ना वसूल सको तो उसका उपयोग कर लेते हैं हम, ठीक है। जैसे मोबाइल का रिचार्ज करवाते हो, प्रीपेड एक्सपेंस करते हो ना, है ना, प्रीपेड सिम ली है तो प्रीपेड एक्सपेंस देना पड़ेगा, फिर उसका साल भर उपयोग करते हो, ठीक है। पहले पैसे दो फिर उपयोग करो, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस। ये इस प्रकार से अगर कोई है
तो ये मेरी करंट असेट कहलाएगी। बोलो क्लियर? स्क्रीनशॉट ले ले। पढ़े आगे, आओ देखें। व्हाट इज फिक्स असेट? फिक्स असेट्स किसे कहते हैं? ऑन विच प्राइस इज इट शोन इन बैलेंस शीट? इसको बैलेंस शीट में किस प्राइस पर दिखाया जाता है? तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर दिखाया जाता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेस ऑफ फिक्स असेट? परचेस ऑफ फिक्स असेट, फिक्स असेट खरीदने का क्या ऑब्जेक्ट है? गिव एग्जाम्पल ऑफ फिक्स असेट, ठीक है। या फिर व्हाट इज नॉन करंट असेट? कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो आंसर देखें, आओ। फिक्स असेट्स या नॉन करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर परचेज्ड with the objective to use them in carrying out production or rendering services। फिक्स असेट्स क्यों खरीदते हैं हम? वो हम खरीदते हैं प्लांट चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए। फर्नीचर खरीद के लाए, बिजनेस में लगाया, तो उसका उपयोग करेंगे हम, उसको बेचने के पर्पज से नहीं लाए। तो जब असेट खरीदी जाती है तो उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या है? अगर हमारा इंटेंशन टू बी सोल्ड है तो वो गुड्स बन जाता है, और हमारा इंटेंशन अगर उसको यूज़ करने का है तो वो मेरी असेट बनती है, और वो भी फिक्स असेट बनती है, ठीक है। दिस आर दोज असेट विच आर नॉट परचेज्ड विथ द पर्पस ऑफ रीसेल। फिक्स असेट्स आर शोन एट ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट, इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट। जितने में वो हमें पड़ी, जितने में वो असेट हमें पड़ी, उस पर हम रिकॉर्ड करते हैं। द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ असेट। फिर क्या होता है? असेट आप दिखा देते हो फिक्स असेट्स में, ठीक है। अब फिक्स असेट में से थोड़ा 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 डेप्रिसिएशन हर साल हम घटाते जाते हैं, वैल्यू उसकी कम करते जाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस में उस डेप्रिसिएशन को लिखते जाते हैं। The assets included in fixed assets are building, machine, furniture, land, goodwill, plant, patent, vehicle। ये सब क्या है? मेरी फिक्स असेट है, जिन्हें हम देख सकते हैं, टेंजिबल होती है, ठीक है। बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, लैंड, गुडविल इंटेंजिबल होती है, ठीक है। प्लांट, पेटेंट, व्हीकल, ठीक है। तो ये सब पेटेंट भी मेरे इंटेंजिबल, ओके। तो बच्चे, टेंजिबल और इनटेंजिबल दो प्रकार की फिक्स असेट होती है ना, याद रखना। तो ये फिक्स असेट्स के बारे में है, जो हमें आगे उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्ट, हमारा खरीदने का ऑब्जेक्ट क्या था? या तो उसको हम यूज़ करेंगे, है ना, रेंडरिंग सर्विसेज, और उसको कैरी करेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए फिक्स असेट होती है। इसकी स्क्रीनशॉट ले ले। हिंदी वाले नीचे का पढ़े, इंग्लिश वाले ऊपर का पढ़े, ठीक है। बढ़े आगे, आओ। अगला क्या है? व्हाट आर इंटेंजिबल असेट? एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। बताइए इंटेंजिबल असेट क्या होती है, और इसका एग्जांपल दीजिए। तो चलिए आइए। इंटेंजिबल असेट्स आर दोज असेट विच कैन नॉट बी टच्ड, जिन्हें छुआ ना जा सके, फेल्ट, जिन्हें फील ना किया जा सके, महसूस ना किया जाए, और ना तो सीन किया जाए, ना तो उसको सीन किया जा सके, जिन्हें देखा ना जा सके, छुआ ना जा सके, ठीक है, और जिन्हें फील ना किया जा सके, जैसे गुडविल, पेटेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, एक्सेट्रा। गुडविल, पेटेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, ये सब मेरी इंटेंजिबल असेट आती है। इनको देखा ना जा सकता, किसी की इज्जत देखी नहीं जा सकती, हाँ, लेकिन उसके यहाँ कस्टमर की भीड़ है, तो इससे उसने गुडविल अच्छी बनाई है, ये एहसास हो जाता है, ठीक है। आर एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट्स आर नॉन करंट असेट, याद रखना। इंटेंजिबल असेट क्या होती है? मेरी नॉन करंट होती है, ठीक है। करंट नहीं, विद इन 1 ईयर में रियलाइजेबल थोड़ी है, उसको तो हम कंटिन्यू करते हैं कई सालों तक, तो नॉन करंट होती है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आई बात समझ में? बढ़े आगे, चलो। अगला होता है व्हाट इज करंट लाइबिलिटी? गिव एग्जाम्पल। करंट लाइबिलिटी क्या होती है, उसका एग्जाम्पल दीजिए। तो चलो आइए,
करंट लाइबिलिटी आर दोज लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी विच आर पेएबल विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर में जो पेएबल हो उसे करंट लाइबिलिटी कहेंगे। बोलो क्लियर। दिस आर दोज लाइबिलिटी विच आर ड्यू अगेंस्ट द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल और क्रेडिटर ऑफ सप्लाईज। ये वो लाइबिलिटी होती है जो रॉ मटेरियल के परचेस से जनरेट हुई है या फिर सप्लायर्स ने हमें सप्लाई किया है गुड्स तो हमारे क्रेडिटर तैयार हुए हैं। दे इंक्लूड बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी मेरी करंट लाइबिलिटी होती है, क्योंकि खर्चा हो गया चुकाया नहीं, उसी को आउटस्टैंडिंग कहते हैं। बोलो क्लियर। लिखो, स्क्रीनशॉट ले लें। व्हाट इज करंट लाइबिलिटी, ठीक है, गिव एग्जाम्पल। तो करंट लाइबिलिटी में बिल्स पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़े आगे। चलो, अब आपसे पूछा गया कि किस हेड में क्या लिखा जाता है। तो देखो, अंडर विच हेड एंड सब हेड द फॉलोइंग आर शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट में निम्नलिखित चीजें किस हेड और किस मेजर हेड में आएगी, किस हेड और किस सब हेड में आएगी। तो सुनो, 2023 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो देखो, पहला है सिक्योरिटी प्रीमियम, दूसरा है बिल्स पेबल, तीसरा है स्टॉक। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम बच्चे शेयर कैपिटल का हिस्सा है, तो शेयर होल्डर्स फंड में आएगा, और शेयर होल्डर फंड में भी रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस हेड में आएगा। फिर बिल्स पेबल, बिल्स पेबल मेरी क्या है, करंट लाइबिलिटी है, और कहाँ जाएगी ये, ट्रेड पेबल के अंदर आना चाहिए, क्योंकि मेरी करंट लाइबिलिटी है और ट्रेड पेबल का हिस्सा है। स्टॉक मेरी असेट है, हाउ, और असेट भी कौन सी है, करंट असेट है, ठीक है, करंट असेट में जाएगा। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखो। देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम मेजर हेड, जिसको मेन हेड कहते हैं, तो मेन हेड क्या रहेगा इसका, शेयर होल्डर फंड। याद करो, अपन ने पीछे शेयर कैपिटल पढ़ी है, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम आता था, 10 रुपये का शेयर 11 में इशू कर दिया, 100 रुपये का शेयर 120 में इशू कर दिया। तो वो जो 20 का प्रीमियम रहता था वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में लिखते थे। तो वो जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो किसका हिस्सा है, शेयर होल्डर फंड का हिस्सा है। तो मेन हेड क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। उसके बाद उस किस हेड में जाएगा, वो रिजर्व एंड सरप्लस हेड में जाएगा। फिर बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी होती है मेरी, करंट लाइबिलिटी में दिखाओ, करंट लाइबिलिटी में भी ट्रेड पेबल वाले हेड में दिखाओ। फिर स्टॉक है, स्टॉक मेरी असेट है, लेकिन कौन से हेड में आएगी, करंट असेट हेड में आएगी। बोलो डन। आगे, ये तो मैंने समझा दिया अभी आपको, ठीक है, फॉर्मेट। फिर ये भी समझा चुका, ये भी समझा चुका, ये भी समझा चुका, शुरू में समझाया था P&L का बैलेंस, फिर ये उसका टोटल, है ना। अच्छा, ये सब बाकी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, ये बच्चे बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको 12th तक जितना ज़रूरत है उतना आपको मैंने समझा दिया, ठीक। तो आई थिंक क्लास समझ में आई होगी बच्चे, ठीक है। ये हमारा नया चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चालू हो गया है। आप पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें, माता पिता का नाम रोशन करें, और अच्छे से एग्ज़ाम लिख कर आएंगे, ये मेरी आपसे उम्मीद है और आशा है, ठीक है। तो आज के लिए फिर हम इतना ही रखेंगे, खूब पढ़ाई करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।